हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप टास्क एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। नाउ आज हम शुरू करने वाले हैं एमसीक्यूज़ को। आज हम देखेंगे ओके कॉमर्शियल पेपर से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे। ये आप देख रहे हैं छोटा सा, ये कॉमर्शियल पेपर होता है। इसमें कुछ अपडेटेड नॉर्म्स आए हैं, उनको भी इसी एमसीक्यूज़ में हम कवर करेंगे। ठीक है, इसके पहले कॉमर्शियल पेपर में मेरी एक लेक्चर हो चुकी है, तो उसमें कुछ अपडेशंस हैं, इसलिए ये एमसीक्यू जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए फिर शुरू करते हैं कॉमर्शियल पेपर के एमसीक्यूज़ को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से, और साथ ही साथ आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं सौरभ पांडे ऑफिशियल से। वन मोर थिंग, हमारा ग्रुप है IBPS RRB स्केल 2 का, जहाँ पर क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग सॉल्व करते ही हैं। बहुत लोग जो नए जुड़ रहे हैं उन्हें भी बता दूँ, यहाँ पर बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस होते हैं और भी कई क्वेश्चंस होते हैं। रिवीजन पार्ट के लिए मंथली फाइनेंशियल अवेयरनेस होते हैं। सारे क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करने के लिए या आपकी कोई क्वेरी है उसको पूछने के लिए इस ग्रुप से जुड़िए। वन मोर थिंग, हमारा चैनल है प्रेप टास्क, जहाँ पर आपको सभी तरह के प्रैक्टिस मटेरियल के PDFs फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो इन सारी सुविधाओं का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आज के MCQs की। नाउ तो पहला क्वेश्चन है आपका, ये देख लीजिए पहले। ये हमारा जो है वो कॉमर्शियल पेपर है। ठीक है, ये एक कॉमर्शियल पेपर का सैंपल है जो आपके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेकर के आया। नाउ अब चलिए MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत आसान आप लोगों के लिए। कॉमर्शियल पेपर को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? सबसे आसान क्वेश्चन। तो आई होप ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1995 में, 1990 में, 1992 में और 1991 में। देखिए ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आंसर कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है आपका 1990। ओके, 1990 में इसको कॉमर्शियल पेपर को इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन इशू कॉमर्शियल पेपर? कॉमर्शियल पेपर कौन इशू कर सकता है? ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं, कॉर्पोरेट और प्राइमरी डीलर्स, ठीक है, ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या बोथ A and B एंड देन नन ऑफ दीज। डेफिनेटली आपका आंसर होगा C, बोथ A and B, यानी कि प्राइमरी कॉर्पोरेट और प्राइमरी डीलर्स और साथ ही साथ ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो कॉमर्शियल पेपर को इशू कर सकते हैं। नाउ चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। वेदर ऑल द कॉर्पोरेट्स वुड ऑटोमेटिकली बी एलिजिबल टू इशू CP? क्या सभी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सिर्फ अपने आप यूं ही जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं CP को इशू करने के लिए, या कोई नॉर्म्स हैं? ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ है कुछ। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन A है नहीं, कोई नॉर्म्स नहीं है, नॉर्मली एलिजिबल होते हैं। यस, नॉर्म्स हैं एलिजिबल होने के लिए। फिर देखिए, द टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट इज नॉट लेस देन 4 करोड़। ठीक है, जो टेंजिबल एसेट होगा उनका वो 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। ओके, और ऑप्शन आखिरी ऑप्शन है A and C। नाउ द आंसर इज डेफिनेटली D, A and C। मतलब बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये वो कोई नॉर्म्स ही नहीं होते हैं। नॉर्म्स होते हैं। क्या नॉर्म्स होते हैं वो आपके सामने है कि जो टेंजिबल नेट वर्थ है कंपनी की वो सबसे कम लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट के तहत वो अगर सबसे कम है तो वो कम से कम उनका जो नेट वर्थ है वो 4 करोड़ होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ यहाँ पर देखिए इसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन दी गई है, एक्सप्लेनेशन है ये इस क्वेश्चन का। क्या चीज़? और कॉर्पोरेट, आंसर है नो आपका, और लिख रहा है कॉर्पोरेट वुड बी एलिजिबल टू इशू CP। वो तब एलिजिबल होगा, वो CP को इशू करने के लिए तब एलिजिबल होगा जब द टेंजिबल नेट वर्थ ऑफ द कंपनी एज पर द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट इज नॉट लेस देन 4 करोड़। जो उसका टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल नेट वर्थ एसेट है या टेंजिबल नेट वर्थ है, वो आपका 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। नाउ एक और पॉइंट देखिए क्या है, कंपनी हैज बीन सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट बाय बैंक्स और ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, कंपनी जो है वो सैंक्शन की जाए, जो वर्किंग कैपिटल हो उसका वर्किंग कैपिटल लिमिट है वो बैंक द्वारा ही किया जाए। नाउ एक और आखिरी, द बोरोवल अकाउंट ऑफ द कंपनी इज क्लासिफाइड एज अ स्टैंडर्ड एसेट।
जो बोरोअल अकाउंट है किसी कंपनी का वो स्टैंडर्ड एसेट ही होना चाहिए। ओके, आप एनपीए में पढ़ेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट, ओके, और भी कई एसेट्स हैं जिनमें एनपीए को डिवाइड करते हैं, ठीक है, लॉस एसेट्स भी होते हैं, तो उनको हम उस समय देखेंगे, ठीक है। तो ये 3 कंडीशंस हैं। आगे देखते हैं। नाउ द फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पिछले लेक्चर्स में जो था और इस लेक्चर में था ये बदल चुका है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। व्हाट इज द रेटिंग रिक्वायरमेंट फॉर इशुएंस ऑफ सीपी, ठीक है, कॉमर्शियल पेपर के इशुएंस के लिए जो है वो क्या रेटिंग की ज़रूरत है। नाउ आंसर है A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो अब अपडेटेड जो है सीपी के जो अपडेटेड नॉर्म्स हैं उसके तहत अगर देखा जाए तो वो हो गया, आंसर है आपका A2, ठीक है, यानी कि अब A2 नॉर्म्स मतलब A2 रेटिंग चाहिए होगी। चलिए इसको थोड़ा डिटेल देखते हैं इसका। नाउ यस, ऑल एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स शैल ऑब्टेन द क्रेडिट रेटिंग फॉर इशुएंस ऑफ कॉमर्शियल पेपर। जितने भी एलिजिबल पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक क्रेडिट रेटिंग चाहिए कॉमर्शियल पेपर इशू करने के लिए, ठीक है। और द इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मतलब इकरा से उनको चाहिए, या फिर और द क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड यानी कि केयर से, या फिर वो फिच से कर सकते हैं, रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और सच अदर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, मतलब किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, इन सब एजेंसी से या किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से वो ये रेटिंग ले सकते हैं, एज मे बी स्पेसिफाइड RBI ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर द पर्पज, ठीक है। अच्छा, द मिनिमम, और जो मिनिमम क्रेडिट रेटिंग है जैसा मैंने आपको बताया A2 होना चाहिए सेबी के स्टैंडर्ड के हिसाब से। अच्छा, द इशूअर शैल इंश्योर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ सीपी दैट द रेटिंग सो ऑब्टेन्ड इज करेंट एंड हैज़ नॉट फॉलन ड्यू फॉर रिव्यू। तो वो जो उनकी रेटिंग है वो करेंट होनी चाहिए, मतलब जो अभी का रेटिंग है वो होना चाहिए उनका A2। ओके, चलिए आगे देखते हैं आप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड, ठीक है, फॉर सीपी, प्रेस्क्राइब फॉर सीपी। ये बहुत आसान है, ये आपको पता होगा। चलिए आंसर मतलब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मिनिमम 1 दिन से लेकर के मैक्सिमम 1 साल तक, या मिनिमम 7 दिन से लेकर के मैक्सिमम 1 साल तक, सॉरी मिनिमम 7 दिन से लेकर के 1 साल तक, या 15 दिन से लेकर के 1 साल तक, या 7 दिन से लेकर के 4 साल तक। ओके, तो सही आंसर है इसका बी। ओके, यानी कि 7 दिन से लेकर के आपका 1 साल तक जो है वो सीपी की मैच्योरिटी पीरियड हो सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें, कुछ खास नहीं है। नाउ व्हाट इज द लिमिट अप टू विच सीपी कैन बी इशूड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस लिमिट तक सीपी को इशू किया जा सकता है। तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, देखिए, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ CP from an issuer shall be within the limit as approved by its board of directors। ये जो लिमिट होता है ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करते हैं, और द क्वांटम इंडिकेटेड बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है इसका क्वांटम डिसाइड करती है फॉर द स्पेसिफाइड रेटिंग, एक जो भी स्पेसिफाइड रेटिंग देती है उसके लिए, विच एवर इज लोअर, जो कम होता है उसके बेस पर, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो दिया और जो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने जो दिया, इन दोनों में जो सबसे कम होगा, ठीक है, उस लिमिट पर सीपी इशू होता है। पहला पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, एज रिगार्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे कैन इशू सीपी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी सीपी इशू कर सकते हैं विद इन द ओवरऑल अम्ब्रेला लिमिट प्रेस्क्राइब्ड इन द मास्टर सर्कुलर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सीपी को इशू करते हैं तो मास्टर सर्कुलर में जैसा प्रेस्क्राइब्ड होगा, टाइम टू टाइम ये बदलता रहता है, इसलिए कोई फिक्स इसकी लिमिट नहीं होती है। और रिसोर्स रेजिंग नॉर्म्स फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशूड बाई DBOD, ठीक है, एंड अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। ये चीज़ हो गई। ए ऑप्शन आपको मैंने एक्सप्लेन किया। बी, नो, सी है, बोथ A B या इनमें से कोई नहीं। डेफिनेटली आंसर आपका क्या होगा, सी, बोथ A B। ये दोनों कंडीशंस फॉलो करता है किसके, सीपी के लिमिट के लिए। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन वॉट डिनोमिनेशन अ सीपी दैट कैन बी इशूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको रटा होगा डेफिनेटली। तो आंसर है इसका, पहले हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन है आपका 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो आंसर क्या है इसका, डेफिनेटली आंसर है सी, 5 लैक्स। चलिए आगे देखते हैं। नाउ हाउ लॉन्ग कैन द सीपी इशू रिमेन ओपन।
बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम जगह आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। कितने समय तक सीपी इशू जो है वो खुला रहता है? ठीक है, देखिए 1 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, 2 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू फॉर सब्सक्रिप्शन, 3 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू फॉर सब्सक्रिप्शन एंड 4 वीक्स, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या 4 हफ्ते, कितने समय के लिए खुला रहता है? तो राइट आंसर इज 2 वीक्स। ओके, 2 हफ्ते के लिए ये खुला रहता है सब्सक्रिप्शन के लिए। ओके, क्या चीज? सीपीयू इशू रिमेन्स ओपन। आगे देखते हैं। नाउ इन व्हाट डिनोमिनेशन सीपी दैट कैन बी इशूड? सेम क्वेश्चन ही, ये रिपीट हो गया है। आंसर आप जानते हैं 5 लाख और उसके मल्टीपल्स का। आगे देखते हैं। वेदर सीपी कैन बी इशूड ऑन डिफरेंट डेट्स बाय द सेम इशूअर? क्या सीपी जो इशू किया जाता है वो डिफरेंट डेट्स पर इशू किया जा सकता है सेम इशूअर द्वारा? ठीक है, ऑप्शन है आपके ए, जी हाँ किया जा सकता है। दूसरा बोलता है बी, नहीं किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है सीपी मे बी इशूड ऑन अ सिंगल डेट और इन द पार्ट्स ऑन डिफरेंट डेट्स। मे बी हो सकता है इशू किया जाए सिंगल डेट्स पे या डिफरेंट डेट्स के पार्ट में इशू किया जाए, प्रोवाइडेड, लेकिन उसके साथ एक शर्त है, क्या? प्रोवाइडेड दैट इन द लेटर केस, यानी कि जो डिफरेंट डेट में इशू किया जा रहा है वो उस केस में सीपी शैल हैव डिफरेंट मैच्योरिटी डेट। जो डिफरेंट डेट्स पे होगा उसमें डिफरेंट मैच्योरिटी डेट्स होंगे। ओके, ये चीज़ है, मतलब जो डिफरेंट डेट्स पे सीपी इशू किए जा रहे हैं उसके मैच्योरिटी डेट्स भी डिफरेंट होंगे। इसके कहने का मतलब ये है। और डी ऑप्शन आपके सामने है बोथ ए एंड सी। ओके, तो अब आपको सही जवाब देना है। आई थिंक ये इसका जवाब मोस्ट ऑफ द आप लोगों में से बहुत का गलत होगा डेफिनेटली। इसका आंसर है सिर्फ और सिर्फ यस। ओके, यानी कि बी नहीं है, बी भी गलत है, सी भी गलत है और डेफिनेटली डी भी गलत है। कैसे गलत है आगे देखते हैं। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा क्या है, जो लेटर है डिफरेंट डेट्स के लिए डिफरेंट मैच्योरिटी डेट है, यही गलत है। ठीक है, देखते हैं। देखिए लिखा गया है यस, ऑप्शन तो सही है यस। नाउ सीपी मे बी इशूड ऑन सिंगल डेट्स और इन पार्ट्स ऑफ डिफरेंट डेट्स, यानी कि सीपी जो है सिंगल डेट्स पे भी और डिफरेंट डेट्स पे भी इशू किया जा सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड दैट लेटर केस, यानी कि जो डिफरेंट डेट पर इशू किया जा रहा है ईच सीपी शैल हैव, तो जो भी डिफरेंट डेट्स पर इशू किया जा रहा है सभी जो सीपी इशू किए जा रहे हैं सबका सेम मैच्योरिटी डेट होगा। फर्दर एवरी इशू ऑफ सीपी इंक्लूडिंग रीन्यूअल शैल बी ट्रीटेड एज फ्रेश इशू। क्लियर है? आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको समझने में आप आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा ये पूरा। आगे देखते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हु कैन एक्ट एन इशूइंग एंड पेइंग एजेंट फॉर सीपी? कौन जो है वो इशूइंग और पेइंग एजेंट की तरह काम कर सकता है कॉमर्शियल पेपर के लिए? ओके, नाउ ऑप्शन है आपके ए, कॉर्पोरेट्स ऐसा काम कर सकते हैं, ठीक है, आईपीए का काम कर सकते हैं सीपी के। नाउ प्राइमरी डीलर्स कर सकते हैं सीपी के लिए आईपीए का काम। और सी देखिए क्या कह रहा है कि ओनली अ शेड्यूल बैंक कैन एक्ट एज आईपीए फॉर इशुएंस। और डी कहता है बोथ ए एंड सी, यानी कि कॉर्पोरेट्स और शेड्यूल बैंक्स दोनों कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब आपने अब तक सोच लिया होगा, मैं बताता हूं। इसका सही जवाब है सिर्फ और सिर्फ सी, यानी कि सिर्फ शेड्यूल बैंक जो है वो एज एन आईपीए यानी कि इशूइंग एंड पेइंग एजेंट का काम करता है सीपी इशू करने के लिए। ओके, एक मतलब ये जो था एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ सीपी से रिलेटेड। हो सकता है इनमें से आपको, अगर सीपी का क्वेश्चन आता है तो इनमें से आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आगे देखते हैं। हु कैन इन्वेस्ट इन सीपी? सीपी में कौन इन्वेस्ट करता है? एक और चीज़, इससे बाहर सीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। ओके, चलिए सीपी में हु कैन इन्वेस्ट इन सीपी? सीपी में यानी कि कॉमर्शियल पेपर में कौन इन्वेस्ट कर सकता है? ठीक है, देखिए individuals, banking companies, other corporate bodies registered or incorporated in India and unincorporated bodies. बी ऑप्शन क्या कह रहा है? नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एनआरआईज भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, एटसेट्रा कैन इन्वेस्ट इन सीपीज। ओके, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, यानी कि दोनों कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ओके, तो अब आपको आंसर बताना है। आपने आई होप आंसर सोच लिया होगा।
आप आंसर को टैली करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट में मुझे ज़रूर अपना स्कोर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोगों को जितने लोग आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग इसका आंसर जो है, अपने स्कोर्स जो है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए। ओके, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नाउ एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप अब तक वीडियो को देख रहे हैं तो डेफिनेटली वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नाउ इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज और कॉर्पोरेट बॉडीज और साथ साथ एनआरआईज, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर हर चीज़ की क्लैरिटी से लिखा हुआ है क्या, इंडिविजुअल बैंकिंग कंपनीज, अदर कॉर्पोरेट बॉडीज़ और इनकॉर्पोरेटेड जो कि रजिस्टर्ड हैं या इनकॉर्पोरेटेड हैं इंडिया में, एंड अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज़ जैसे कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए एटसेट्रा, कैन इन्वेस्ट इन सीपी। ठीक है, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं सीपी में। हाउएवर इन्वेस्टमेंट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स जो FIIs हैं वुड बी विद इन द लिमिट्स सेट ऑफ और देम बाय सेबी। ठीक है, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो जो इन्वेस्ट करेंगे वो उनकी एक लिमिट होगी जो कि सेबी डिसाइड कर देता है, टाइम टू टाइम डिसाइड करता रहता है, वो उसी लिमिट में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे चलिए देखते हैं। नाउ वेदर सीपी कैन बी हेल्ड इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, क्या सीपी को डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रखा जा सकता है, यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में होता है? ऑप्शन है आपका ए यस, बी बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड PD यानी कि प्राइमरी डीलर्स कैन होल्ड CP ओनली इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म, यानी कि सिर्फ डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में ही होल्ड हो सकते हैं अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या प्राइमरी डीलर कर रहे हैं तो। सी देखिए, CP कैन बी इशूड ईदर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉमिसरी नोट इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म थ्रू एनी ऑफ द डिपॉजिटरीज अप्रूव्ड बाय द रजिस्टर्ड विद सेबी। ओके, आई थिंक आपको इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, आपको ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। और डी ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई, तो डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म में रह सकता है कि नहीं? नाउ आंसर इसका क्या है? अपने आंसर से ज़रूर टैली कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, यानी कि डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म के जो भी कंडीशंस, ये सारी कंडीशन दी हुई हैं, ये सभी सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। नाउ द 14th क्वेश्चन, वेदर CP इज ऑलवेज इशूड एट अ डिस्काउंट, क्या CP जो है वो डिस्काउंट पर हमेशा इशू होता है? ऑप्शन देखिए, CP विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द इशूअर। ठीक है, यानी कि CP जो है वो डिस्काउंट टू द फेस वैल्यू के डिस्काउंट पर, मैंने आपको ये बात समझाई थी पहले भी कि सपोज कीजिए ये कॉमर्शियल पेपर है, इस पर लिखा हुआ है कि ये 10 रुपये का है, तो ये डिस्काउंट पर बेचा जाएगा कितने पर? 8 रुपये में बेचा जा रहा है कि भाई 8 रुपये में ले लो, तुमको बाद में जब आप इसको सेल करोगे तो 10 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसी को कहते हैं क्या? डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। ठीक है, तो डिस्काउंट टू फेस वैल्यू पर एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द इशूअर, जो इशूअर होता है वो ये चीज़ डिसाइड करता है कि कितने का ये बनाएंगे हम वाउचर। ठीक है, यानी कि कितने की CP बनेगी और कितने डिस्काउंट पे इसको हम सेल करेंगे। ठीक है, एक कंडीशन, यानी कि CP जो इशू करता है वही डिसाइड करता है कि कितने पर इसको डिस्काउंट देना है। ओके, नाउ दूसरा क्या है? CP कैन बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू, CP जो है हाँ इशू किया जाता है डिस्काउंट टू फेस वैल्यू। सी ऑप्शन है, CP विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट टू फेस वैल्यू एज मे बी डिटरमिन्ड बाय द इन्वेस्टर। ठीक है, अब ये CP है, ठीक है, इशूअर कहता है, मतलब इसमें कह रहा है कि ये इशूअर डिसाइड करता है कि कितने डिस्काउंट पर, और यहाँ कह रहा है यानी कि सी ऑप्शन में कह रहा है कि ये चीज़ जो है 8 रुपये में बिकेगी, ये इन्वेस्टर तय करता है। ओके, ये चीज़ है। नाउ डी ऑप्शन है आपका नॉन ऑफ दीज। तो आई थिंक आपको ऑप्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको पेपर में भी यही काम करना है, बहुत अच्छी तरह से ऑप्शंस को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस। नाउ इसका सही आंसर है ए। ओके, यानी कि CP को डिस्काउंट टू फेस वैल्यू किया तो जाता है इशू, लेकिन जो उसका डिस्काउंट होता है वो कौन डिसाइड करता है? इशूअर डिसाइड करता है। ओके, इन्वेस्टर नहीं डिसाइड करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वेदर CP कैन बी अंडर रिटन, क्या CP को अंडर रिटन रखा जा सकता है? ठीक है, नाउ ए कहता है यस रखा जा सकता है, बी कहता है अंडर रिटन बाय स्पेशल क्लॉज, अंडरराइट किया जा सकता है लेकिन स्पेशल क्लॉज के तहत। ओके, नाउ सी
नो इशूअर शैल हैव द इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर अंडर रिटन और को एक्सेप्टेड। कोई इशूअर जो है वो इस कॉमर्शियल पेपर को अंडर रिटन नहीं रख सकता या को एक्सेप्टेड नहीं रख सकता। डी कहता है इनमें से कुछ नहीं भैया, ये सब गलत है। ठीक है, नाउ द राइट आंसर इज, अपने आंसर को मार्क कीजिएगा आप और देन फिर मेरे आंसर से टैली कीजिएगा। राइट आंसर इज सी, नो इशूअर शैल हैव द इशू ऑफ कॉमर्शियल पेपर अंडर रिटन और को एक्सेप्टेड। ओके, अंडर रिटन और को एक्सेप्टेड कॉमर्शियल पेपर को नहीं किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। नाउ 16, वेदर सीपी आर ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट, क्या सीपीज को सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है? ऑप्शंस देखिए, यस जी हाँ किया जा सकता है, बी नहीं किया जा सकता, सी क्या कहता है, सीपी आर एक्टिवली ट्रेडेड इन ओटीसी मार्केट। सीपी जो है एक्टिवली ट्रेड होता है किसमें? ओवर द काउंटर मार्केट पे। ओटीसी का मतलब ओवर द काउंटर, ये पूछा हुआ है, ठीक है ना। ओटीसी का फुल फॉर्म एक बार पूछा हुआ है, तो जीबीओ में ओटीसी का फुल फॉर्म एक बार पूछा है, तो आप इसको याद रखिएगा, ओटीसी ओवर द काउंटर। अच्छा, डी है बोथ ए एंड सी। ओके, आई थिंक आपका आंसर क्लियर होगा। आंसर इज बोथ ए एंड सी। आंसर मैच करते रहिएगा और फाइनल स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नाउ यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, यस CPs are actively traded in the OTC market. Such transactions however are to be reported on the FIMDA। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था अपने लेक्चर में कि ये जो ओवर द काउंटर होते हैं ये FIMDA का फुल फॉर्म, FIMDA का फुल फॉर्म कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिनको याद है डेफिनेटली इससे आपका एक रिवीजन होगा और प्रैक्टिस होगी। FIMDA का फुल फॉर्म ज़रूर बताइएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर टू बी रिपोर्टेड ऑन FIMDA रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म विद इन 15 मिनट में। जब आप OTC कर देते हैं, ओवर द काउंटर इसको सेल कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, 15 मिनट में इसको रिपोर्ट करना होता है FIMDA पर। ओके, ऑफ द ट्रेडेड फॉर डिसमिनेशन ऑफ ट्रेड इंफॉर्मेशन टू मार्केट पार्टिसिपेशन, देयर बाय इंश्योरिंग द मार्केट ट्रांसपेरेंसी, मार्केट ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए। ओके, अच्छा, जिन लोगों ने वीडियो अभी तक जो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन्हें याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे हर वीडियो की और आप अपने कोर्स को सीरियसली पढ़ सकें और समझ सकें। चलिए आगे देखते हैं। नाउ 17th क्वेश्चन को देखिएगा, क्या है, व्हाट इज द मोड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ सीपी। ठीक है, सीपी के रिडेम्पशन का क्या मोड होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या मोड होता है अभी। द इन्वेस्टर इन सीपी, जो सीपी का इन्वेस्टर होता है, इज रिक्वायर्ड टू पे ओनली इन डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द सीपी बाय मींस ऑफ क्रॉस्ड अकाउंट पेई चेक। ठीक है, कैसे भाई, क्रॉस्ड अकाउंट पेई चेक से कर दे वो टू द अकाउंट में कर दे द इशूअर थ्रू IPA ऑन मैच्योरिटी ऑफ सीपी। ठीक है, समझ रहे हैं, क्लियर होगा आई थिंक, इसमें कुछ खास बताने की चीज़ नहीं है। ठीक है, यानी कि चेक के थ्रू वो ट्रांजेक्शन कर ले अपना। नाउ दूसरा क्या है, व्हेन द सीपी इज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म, जब सीपी जो है वो फिजिकल फॉर्म में है, द होल्डर ऑफ द सीपी शैल प्रेजेंट द इंस्ट्रूमेंट, जो होल्डर है सीपी का वो इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करे फॉर पेमेंट टू द इशूअर थ्रू द IPA, किसे, इशूइंग एंड पेइंग एजेंट के जरिए। ठीक, बी ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा आपको। नाउ द सी ऑप्शन, व्हेन द सीपी इज हेल्ड इन डीमेट फॉर्म, जब सीपी जो है वो डीमेट फॉर्म में होता है, ये तो था आपका फिजिकल फॉर्म, अब डीमेट फॉर्म के बारे में कह रहा है। जब सीपी जो है आपका डीमेट फॉर्म में होता है, द होल्डर ऑफ द सीपी विल हैव टू गेट इट रिडीम्ड। ठीक है, जो सीपी होता है विल हैव टू गेट इट रिडीम्ड, कैसे, थ्रू द डिपोजिटरी के थ्रू वो रिडीम कर सकता है, एंड रिसीव पेमेंट फ्रॉम इशूइंग एंड पेइंग एजेंट्स, और उसको रिसीव कर सकता है पेमेंट को किसके थ्रू, इशूइंग और पेइंग एजेंट्स, मतलब बैंक के थ्रू उसको रिसीव कर सकता है। आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर होगा। नाउ डी क्या है ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डेफिनेटली ऑल ऑफ द एबव। ओके, इस सारे इन सभी जरिए जो है वो सीपी का रिडेम्पशन कर सकता है। ओके, आगे देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज वेदर नॉन बैंक एंटिटीज कॉर्पोरेट्स कैन प्रोवाइड गारंटी फॉर क्रेडिट इन्हांसमेंट ऑफ द सीपी इशू। सीपी इशू के क्रेडिट इन्हांसमेंट के लिए कोई गारंटी लेता है, जो नॉन बैंक एंटिटीज हुए या जो कॉर्पोरेट्स हुए, क्या ये गारंटी ले सकते हैं, ये क्वेश्चन है। नाउ द ऑप्शन इज, non-bank entities excluding corporates can provide unconditional and irrevocable guarantee, ठीक है, for credit enhancement of CP issue। मतलब नॉन
मतलब अनकंडीशनल और इररिवोकेबल गारंटी को वो इशू कर सकते हैं क्रेडिट इन्हांसमेंट ऑफ सीपी इशू के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन कहता है नॉन बैंक एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स कैन प्रोवाइड, यहाँ क्या कह रहा था ध्यान दीजिएगा, एक्सक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स को छोड़ करके। बी कह रहा है कि नॉन बैंक एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स के साथ कैन प्रोवाइड अनकंडीशनल एंड इररिवोकेबल गारंटी फॉर क्रेडिट इन्हांसमेंट्स फॉर सीपी इशू, ठीक है। यहाँ इसका सीधा सीधा जवाब है नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर सकता, कोई गारंटी नहीं ले सकता। और डी कह रहा है बोथ, ठीक है, इंक्लूड करो एक्सक्लूड करो दोनों। तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ गया होगा आंसर क्या है। नाउ लास्ट आंसर है, टैली जरूर कीजिएगा और अपना आंसर जो है अपना स्कोर जो है क्वेश्चन का कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए, और डेफिनेटली इन 18 में से कितने सही हुए। अगर आपके सपोज कीजिए कि 10 सही होते हैं तो सिर्फ आपको कमेंट करना है 10 क्वेश्चन 10 क्यू, ओके, इससे पता चलेगा, ठीक है। नाउ दिस राइट आंसर इज बी, ओके, नॉन बैंक एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स को इंक्लूड करके। देखिए इस तरह के ऑप्शंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, तो आपको मतलब लगेगा कि दोनों तो सेम ही है, ठीक है, लेकिन आपको डिफरेंस ढूंढ करके उसको सही आंसर को लगाना होगा। तो इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट्स के साथ इंक्लूड करके सभी जो है वो क्या कर सकते हैं, गारंटी ले सकते हैं। चलिए इसको देखिए, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यस, नॉन बैंक एंटिटीज इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट्स कैन प्रोवाइड अनकंडीशनल एंड इररिवोकेबल गारंटी फॉर क्रेडिट इन्हांसमेंट ऑफ सीपी इशू प्रोवाइडेड क्या चीज़ है प्रोवाइडेड, देखिए गारंटी तो देंगे लेकिन उनके साथ कुछ शर्त है। क्या शर्तें हैं? द इशूअर फुलफिल्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड फॉर इशुएंस ऑफ सीपी, यानी कि जो इशूअर है वो फुलफिल करेगा सभी एलिजिबल क्राइटेरिया जो सीपी इशुएंस के लिए ज़रूरी हैं। Another point is the guarantor has a credit rating at least one notch higher than the issuer, ठीक है। जो गारंटर है, जो गारंटी ले रहा है उस सीपी इशू का, उसके पास क्या होना चाहिए, एक नॉच अधिक। अगर A2 था ना उसकी गारंटी इशूअर की, तो A1, ओके। अभी की कंडीशन में A1 उसकी जो गारंटी होनी चाहिए वो, यानी कि उसकी जो रेटिंग होनी चाहिए, जो गारंटी दे रहा है उसकी A1 होनी चाहिए, ओके। आगे देखते हैं, द ऑफर डॉक्यूमेंट ऑफ सीपी प्रॉपरली डिस्क्लोजेस, जो ऑफर डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए, मतलब सबके सामने रखना चाहिए उसको। द नेटवर्थ ऑफ द गारंटर कंपनी, द नेम्स ऑफ द कंपनीज टू विच द गारंटर हैज इशूड सिमिलर गारंटीज, द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीज ऑफर्ड बाय द गारंटर कंपनी एंड द कंडीशन अंडर विच द गारंटी विल बी इन्वोक्ड, ओके। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस कॉन्सेप्ट को, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने इन क्वेश्चंस में सीपीज़ में सही हुए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।